नमस्कार, की टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव आए वाराणसी, कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। बड़ी पियरी स्थित बाबा काल भैरव मंदिर से बाबा के पूजन अर्चन संग निकली भव्य शोभा यात्रा। गणेशपुरी कॉलोनी में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में सुखदेव की वंदना का हुआ वर्णन। और चेतगंज स्थित सती माता मंदिर में मां के श्रृंगार महोत्सव का हुआ आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव वाराणसी आए, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव वाराणसी आए, इस दौरान वाराणसी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार अखिलेश यादव का स्वागत किया। वहीं गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 3 राज्यों में परिणाम आ गया है और अहंकार खत्म हो गया। समाजवादियों का उत्तर प्रदेश में संघर्ष बढ़ा है। समाजवादियों को बड़े फैसले लेने हैं, जहां से बात शुरू हुई थी। जो दल जहां मजबूत है उसका सहयोग दूसरे दल करे। राजनीति में इस तरह के परिणाम आते रहते हैं, हम परिणाम को स्वीकार करते हैं। लड़ाई अभी लंबी है। वहीं ईवीएम को लेकर उठ रहे सवाल पर भी अखिलेश यादव ने बयान दिया। वहीं उन्होंने कहा कि हमारे लैपटॉप अभी तक चल रहे हैं, हमको जापान और अमेरिका से सीखना चाहिए, वहां 1 महीने काउंटिंग होती है। वहीं अखिलेश यादव ने हार के बाद नया नारा दिया और कहा कि हर घर बेरोजगार मांगे रोजगार, इसी नारे के साथ चुनाव होगा। आपकी पहली प्रतिक्रिया? क्योंकि मैं जानता हूं, मैं जो कुछ भी कहूंगा उसके बाद का सवाल भी मैं जानता हूं आपसे। मैं कुछ भी कहूंगा उसके बाद एक सवाल और आपका आएगा। अभी कुछ दिन पहले वर्ल्ड कप इंडिया हार गया था। आप दूसरा ही सवाल ये पूछते हैं कि इंडिया का क्या होगा। हम लोग निराश नहीं हैं और राजनीति में, लोकतंत्र में इस तरह के परिणाम आते हैं। मान लीजिए जिस लोकसभा के क्षेत्र में मैं बैठा हूं, आप हम सब लोग हैं, 5 लाख वोटों से ये पार्टी जीतती है, भारतीय जनता पार्टी। इसका मतलब ये नहीं है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान हो रहा हो। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निराश हैं, जिन्हें उम्मीद थी, जिनकी उम्मीद तोड़ी है। तो ये राजनीति में परिणाम आते हैं और जो भी परिणाम आएंगे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है उसको स्वीकार करेगी। लेकिन लड़ाई लंबी है। इन परिणामों से हमें और जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी का मुकाबला करना है, उन्हें बहुत तैयारी करनी पड़ेगी। बहुत अनुशासन में रह करके उन चीज़ों का मुकाबला करना पड़ेगा जिस रणनीति के तहत ये इतना बहुमत पा रहे हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में परिणाम दूसरे होंगे। मध्य प्रदेश की बात कही जाए, मैंने कई बार इसका जवाब दिया, कोई सॉफ्ट कोई हार्ड नहीं। हम सॉफ्ट हम हार्ड, ये क्या बात है? हिंदू हिंदू है, सनातन धर्म है, उसमें हार्ड और सॉफ्ट क्या होता है? मैंने अब बात आगे मत बढ़ाओ। रास्ता बहुत टफ हो गया। नहीं, क्या टफ है? अरे टफ ही नहीं है। घर घर बेरोजगार मांग रहा रोजगार, क्या टफ है? तीसरे मोर्चे कोशिश करेंगे अखिलेश जी, तीसरे मोर्चे के लिए। वो जो गठबंधन है वो तीसरा मोर्चा भी मान लो, चौथा मोर्चा भी मान लो, पहला मोर्चा भी मान लो। मैंने कहा लक्ष्य हमारा है बीजेपी का मुकाबला करना। और जो किसान की आय नहीं दोगुनी, बेरोजगार इतने बैठे हैं, महंगाई है, तो ये बड़े सवाल हैं। तो इन सवालों के साथ ही हम उठ बैठ करके रास्ता निकालेंगे। 2024 का लगता है 2024 का। और आय दोगुनी हो गई आपकी, बेरोजगारों को रोजगार मिल गया। अरे भाई वल्लभी पटेल जी का नाम चल रहा है आपके पार्टी सिंबल पर। देखिए, आप अपने आप कैंडिडेट मत घोषित किया करें। ये अखबार वाले, टीवी वाले घोषित कर देते हैं प्रत्याशी।
अगर आप में से किसी का मन हो तो हमें चुपचाप पर्ची दे देना। मायावती ने ट्विटर पे शेयर किया है कि ये जीत शंका पैदा अब ट्विटर नहीं है, बदल गया नाम। हाँ, बदल गया नाम। उसमें एक रिटेन में दाखिल किया हुआ है कि ये जो जीत है वो शंका पैदा करती है, एक तरफा जीत। कोई बात नहीं, अब इससे हम जवाब नहीं देंगे। सर, विधानसभा सत्र में आपने जाति जनगणना का पुरजोर आवाज उठाया, क्या आने वाले लोकसभा में आपका ये देखिए, और मैंने तर्क भी दिया। मैंने ये कहा कि जब 2017 में मेरिट से पुलिस की भर्ती हुई थी तो उस समय पुरानी आरक्षण व्यवस्था थी, और जब भर्ती का रिजल्ट आ गया तो तमाम नौजवान जो नौकरी पा गए थे, सरकार ने वो आरक्षण की व्यवस्था बदल दी। जो नए तरह से आरक्षण था वो व्यवस्था लागू कर दी, तो 1700 नौजवानों को अपनी नौकरी खोनी पड़ी। उसमें पिछड़े और दलित नौजवान थे। इसीलिए मैंने मांग की है, और पूरे देश से ये मांग उठ रही है कि जाति जनगणना हो और आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिले। इसके मैं पक्ष में हूँ। जाति जनगणना होगी, होके रहेगी। समय जरूर है, लग सकता है, लेकिन देश की बड़े पैमाने पर आबादी ये चाहती है कि जाति जनगणना हो। बड़ी पियरी स्थित बाबा काल भैरव मंदिर से बाबा के पूजन अर्चन संग भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। बड़ी पियरी स्थित काल भैरव मंदिर में बाबा काल भैरव का वार्षिक 3 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत पहले दिन बाबा काल भैरव का पूजन अर्चन कर शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बाबा को आकर्षक पालकी पर विराजमान कर जय जयकार के बीच अनेकों घोड़ों पर भगवान स्वरूप लोग चल रहे थे। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से मुख्य अतिथि महामंडलेश्वर स्वामी अविमुक्तानंद गिरी जी महाराज का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इसके बाद स्वामी जी ने पूजन अर्चन कर शोभा यात्रा प्रारंभ कराई, जो शहर के विभिन्न इलाकों से निकली। हर ओर पुष्प वर्षा होती रही। यात्रा में बड़ी संख्या में भक्त सहित जूना अखाड़े के महंत उपस्थित रहे। भारवाष्टमी के पूर्व संध्या पर बाबा काल भैरव काशी कोतवाल जो कहे जाते हैं, काशी के पूरे समस्त काशी वासियों को आशीर्वाद देने के लिए स्वयं चल के पूरे काशी भ्रमण करते हैं। यह काल भैरव की शोभा यात्रा बड़ी पियरी स्थित काल भैरव मंदिर से प्रारंभ होकर काशीपुरा त्रिमुहानी जालपा देवी और काशीपुरा कड़घंटा बुलाना होते हुए बड़े काल भैरव मंदिर भैरवनाथ पहुंचकर वहां आरती पूजन के पश्चात महामृत्युंजय होते हुए मैदागीन के बिछोरा होते पुनः मंदिर में आकर संपन्न होती है। और कल भैरवाष्टमी के शुभ अवसर पर बाबा काल भैरव का विविध प्रकार के औषधि से भगवान का अभिषेक और हमारे अखाड़े के श्री पंचनाम जुना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद गिरी जी महाराज जी भी इसके मुख्य अतिथि हैं। और हमारे सभी अखाड़े के सदस्य संत लोग और दक्षिणामूर्ति मंठ के संत लोग और साधु छात्र सभा के भी संत लोग यहाँ उपस्थित हैं। बाबा काल भैरव समस्त काशीवासियों को अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। 6 तारीख में बाबा काल भैरव मंदिर पियरी से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। समस्त काशी जनता है और लाभ लेकर प्रसाद ग्रहण करे। ओम नमो नारायण। गणेशपुरी कॉलोनी में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में सुखदेव की वंदना का वर्णन हुआ।
गणेशपुरी कॉलोनी में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन सुखदेव की वंदना के बारे में वर्णन करते हुए व्यास पंडित प्रवीण पांडे महाराज ने कहा कि श्रीमद् भागवत की अमर कथा एवं सुखदेव के जन्म का विस्तार से वर्णन किया। व्यास पंडित प्रवीण पांडे महाराज ने कथा का वाचन करते हुए कहा कि भगवान मानव को जन्म देने से पहले कहते हैं ऐसा कर्म करना जिससे दोबारा जन्म न लेना पड़े। मानव मुट्ठी बंद करके इस संकल्प दोहराते हुए इस पृथ्वी पर जन्म लेता है। प्रभु भागवत कथा के माध्यम से मानव का ये संकल्प याद दिलाते रहते हैं। भगवान भागवत सुनने वालों का हमेशा कल्याण करते हैं। इसी कड़ी में गणेशपुरी कॉलोनी की डॉक्टर गीता भट्ट ने कहा कि कथा का श्रवण कर सभी भाव विभोर हो उठे हैं। वृंदावन बिहारी लाल की ये द्वितीय दिवस का कथा था। गणेशपुरी कॉलोनी सुषमाही नियर चंडिका मंदिर के पास था। आज के कथा में सुखदेव जी के महाराज के जन्म का वर्णन रहा। उसके तत्पश्चात नारद जी महाराज और वेदव्यास जी महाराज का मिलन हुआ, जिसमें वेदव्यास जी महाराज को चतुर रूपी भागवत का जो है दान स्वयं नारद जी दिए वेदव्यास जी को, और वेदव्यास जी उस चतुर रूपी भागवत से 18,000 श्लोकों का निर्माण किए, जिससे कि सुनने से रखने से मनुष्य का जीवन कल्याणमय हो जाए। इसी भावना से यह भागवत महापुराण को वेदव्यास जी ने लिखा। चेतगंज स्थित सती माता मंदिर में मां के श्रृंगार महोत्सव का आयोजन किया गया। चेतगंज स्थित सती माता का भव्य श्रृंगार भंडारे व हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूरे मंदिर प्रांगण को आकर्षक ढंग से सजाया गया। 2 दिवसीय अखंड रामायण के समापन के बाद अनेकों कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई, जिसमें समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को मंदिर के प्रबंधक महेंद्र गिरी महाराज द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर देर रात तक भक्तों ने पहुंचकर भजन कीर्तन कर भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर के महंत महेंद्र गिरी ने बताया कि चेतगंज रामलीला समापन के बाद ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिससे सभी लीला समिति सहित लीला में अपना योगदान करने वालों को सम्मानित कर माता का पूजन अर्चन होता है, जिससे माता के आशीर्वाद से प्रतिवर्ष ये भारी भीड़ होने वाला लीला शांतिपूर्वक संपन्न हो और माता का आशीर्वाद सभी पर बना रहे।
अम्बे अम्बिके कालिके नमः कच्चनागां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 
ब्रह्म समूल शिवा कुंकुरे स्वाहा जैनले लक्ष्मी दुर्गां महोरात्रि वासुदेव चंद्राणि उषजातं मैषण्घाणं मैघाण सर्वलोकं मैघाणं श्री स्वाहा। कार्यक्रम 2 दिन से चल रहा है। रामलीला के बाद जो अखंड पाठ रामायण का कार्यक्रम होता है और भंडारा कार्यक्रम कल से ही चल रहा है, इसका समापन रात्रि 12 बजे तक होगा। अभी फिलहाल इस समय चल रहा है प्रसाद वितरण 12 बजे तक। क्या संदेश देते इसके माध्यम से? संदेश कि इतने बड़े कार्यक्रम को माता जी 10 लाख 15 लाख आदमियों की है जिसमें भीड़ इकट्ठा होती है, ऐसे कार्यक्रम को माता जी कृपा से सकुशल संपन्न होना और देश के लिए एक अच्छा संदेश जाए। भगवान का हवन पूजा माँ का श्रृंगार सैकड़ों वर्ष से इसी तरह चला रहा है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बनारस ब्रास मर्चेंट एंड मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन द्वारा गोष्ठी आयोजित हुई। बनारस ब्रास मर्चेंट एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के कार्यालय ठठेरी बाजार में एक व्यापारी गोष्ठी कार्यालय के नवीनीकरण के उपलक्ष्य में संपन्न हुई। इस भवन का निर्माण 1960 में उस समय के प्रतिष्ठित बर्तन व्यापारी स्वर्गीय रघुनाथ दास इत्यादि के द्वारा किया गया। पूर्व में इस व्यापार के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं दी जाती रहीं, जिससे कारीगरों को स्क्रैप सब्सिडी मिलती थी। सभा में उपस्थित संस्था के अध्यक्ष हरिप्रसाद केशरी आदि ने मुख्य अतिथि दयाशंकर मिश्र के माध्यम से सरकार से कई मांगे की। अध्यक्षता हरिप्रसाद केशरी, संचालन महामंत्री अंकित रस्तोगी, धन्यवाद ज्ञापन महामंत्री मनोज सिंह इत्यादि लोगों ने किया। इस मौके पर अनिल रस्तोगी, सुशील रस्तोगी, श्याम रस्तोगी आदि लोग उपस्थित रहे। और सदैव कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे, क्योंकि व्यापारी सरकार का विरोध दल की सरकार, लेकिन व्यापारी समाज ऐसा है कि जो सरकार बनाने से लेके टैक्स देने से लेके सरकार को चलाने से लेके हर चीज में अपनी अहम भूमिका निभाती है। जी, अपना परिचय बता दें। मेरा नाम अंकित रस्तोगी है, मैं महामंत्री ब्रास मर्चेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। आज हम लोगों ने इस भवन का नवीनीकरण करके गणेश पूजा करके एक संकल्प माध्यम से हम लोगों ने आज कार्यक्रम किया, जिसमें हम सारे बर्तन व्यवसायियों ने एक संकल्प लिया कि हम सब मिलके जो GST द्वारा हम लोग का जो उत्पीड़न किया जा रहा है, क्योंकि ये पूजा की वस्तु है, ये कोई ऐसी लग्जरियस आइटम नहीं है जिस पे आपने इतना टैक्सेशन बढ़ा दिया। 18% आपने जो है हमारे कच्चे पे कर दिया और 12% आपने जो है हमको हमारे फिनिश गुड्स पे कर दिया। तो ये हम लोगों ने एक संकल्प लिया आज से कि हम लोग इसकी लड़ाई यहाँ से लेकर के जहाँ तक भी करनी होगी इसकी एक लड़ाई करेंगे, एक लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि इसमें छोटे छोटे कुटीर उद्योग के भी कारीगर जुड़े हुए हैं जिनका घर रोजगार इस उद्योग से चलता है। आज बहुत से ऐसे पूजा के आर्टिकल्स हैं जो केवल बनारस में ही बनते हैं, बाहर के स्टेट इसकी कॉपी करना चाह रहे हैं लेकिन कॉपी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर सरकार का ध्यान आगे की तरफ नहीं हो, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ से सांसद हैं, उनसे मेरी विनम्र निवेदन है कि बनारस के काशी
काशी के इस हस्तकला पीतल उद्योग के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दें और हम लोगों को आगे के जीविकोपार्जन के लिए हम लोग को रास्ता दें, क्योंकि अगर नहीं देंगे तो ये उद्योग बंद हो जाएगा, क्योंकि बंद की कगार पे चालू हो चुके हैं, बड़ी बड़ी मशीनें बाहर में लग चुकी हैं, तो हाथ से बनने वाले जो भी सामान है वो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी का थोड़ा सा ध्यान हम लोग की तरफ अगर मोड़ जाएगा, क्योंकि सांसद हैं, तो हम लोग का अभी वापस से जो है एक तरह से वो उद्धार हो जाएगा। क्योंकि इस भवन में पहले सब्सिडी भी मिलती थी, हम लोग को सब्सिडी पे जो है कि पीतल भी उपलब्ध किया जाता था, सारे सामान उपलब्ध किया जाते थे। तो मैं उनसे विनम्र निवेदन करता हूं अपने प्रधानमंत्री जी से कि हम लोग पर ध्यान दें और हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता दें। धन्यवाद। व्यापारी एकता जिंदाबाद। क्या है मनोज जी, किस तरह का कार्यक्रम है, क्या व्यापारियों से बैठक में वो होगा? आज हमारे इस संस्था का ये भवन है जो कि पूर्वांचल में और कोई इसके जैसा भवन नहीं है व्यापार मंडल का। इसको व्यापार भवन के नाम से भी सूढ़िया पर स्थित है और इसका आज जीर्णोद्धार हुआ है, क्योंकि काफ़ी दिनों से टूट फूट के रहने से और व्यापारी संगठन कोरोना वगैरह की वजह से इसमें एकजुटता नहीं हो पा रही थी, तो उसका साफ सफाई हुआ और गणेश लक्ष्मी जी का पूजन हुआ है। उसके बाद एक संगोष्ठी रखी गई जिसमें मुख्य अतिथि हमारे दयाशंकर मिश्रा जी राज्य मंत्री रहे और हमारे नगर उद्योग व्यापार मंडल के प्रेम मिश्रा जी रहे और उसके महामंत्री भी रहे। तो उन लोगों से चर्चा हुई और उन लोगों ने अपनी बात रखी कि व्यापारी संगठन एक रहे और एक रहे कि काम करे जिसमें कि सारी सुविधाएं उसको मिलता रहे। आज व्यापारी के ही दिए हुए टैक्स से जो कि आज देश का आगे तरक्की हो रहा है, लेकिन व्यापारियों के बारे में कुछ नहीं किया जा रहा है। इस पर लोगों ने अपनी बातें रखी और हम भी सरकार से मांग करते हैं कि व्यापारियों के हित में कुछ ऐसा निर्णय ले जिससे व्यापारियों को राहत मिले और जीएसटी काउंसिल वगैरह से जो भी उसमें संशोधन हो सके उसको किया जाए। आनंद क्रिकेट अकादमी द्वारा स्पेशल ग्रीष्मकालीन क्रिकेट प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। आनंद क्रिकेट अकादमी वाराणसी के तत्वावधान में सीएम एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज भेलुपुर में स्पेशल ग्रीष्मकालीन क्रिकेट प्रशिक्षण शिविर का समापन समारोह आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव रहे। समारोह की अध्यक्षता प्रिंसिपल डॉक्टर विश्वनाथ दुबे ने किया। समारोह के विशिष्ट अतिथि सीनियर एडवोकेट सतीश तिवारी, सीनियर एडवोकेट सतीश चतुर्वेदी उपस्थित थे। समारोह में उन सभी प्रतिभागी ट्रेनी प्लेयर्स को सर्टिफिकेट एवं मेडल से सम्मानित किया गया जिन्होंने आनंद क्रिकेट अकादमी के स्पेशल ग्रीष्मकालीन क्रिकेट प्रशिक्षण शिविर में भाग लिया था। आज आनंद क्रिकेट एकेडमी ने अपने समर वेकेशन कैंप का एक समापन समारोह किया, पुरस्कार वितरण समारोह और समापन समारोह, जिसमें वो बच्चे जो अप्रैल से लेकर अब तक समर वेकेशन कैंप में भाग लिए थे, आज उनको सर्टिफिकेट से और मेडल से उन्हें सम्मानित किया गया और उनको एक नई ऊर्जा दी गई कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो मेहनत कश बनना है, ईमानदार बनना है, अपने जीवन में आगे बढ़ना है। वाराणसी कैंट के यशस्वी विधायक माननीय श्री सौरभ श्रीवास्तव जी उसके मुख्य अतिथि थे और हमारे बाएं तरफ देखिए इस प्रांगण में संत चिंतामणि मुखर्जी जी के पवित्र प्रांगण के बागबान के मुखिया विश्वनाथ आदरणीय डॉक्टर विश्वनाथ दुबे जी जो प्रिंसिपल एसोसिएशन के संयोजक हैं उत्तर प्रदेश के और सीएम एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य हैं। आप गेस्ट ऑफ ऑनर थे और आपके सुपरविजन में ये पूरे कार्यक्रम को आज हम लोगों ने समापन समारोह को संचालित किया। विकसित भारत संकल्प सभा के तहत करौंदी नासिरपुर में लाभार्थी कैंप लगाया गया। विकसित भारत संकल्प सभा के तहत वार्ड नंबर 33 करौंदी नासिरपुर दुर्गा मंदिर परिसर में लाभार्थी कैंप का आयोजन हुआ। इसी कड़ी में करौंदी वार्ड नंबर 33 के पार्षद श्याम भूषण शर्मा से बात करने पर उन्होंने बताया कि आज विकसित भारत संकल्प सभा के तहत भारत सरकार और राज्य सरकार के कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार एवं चयन हेतु सरकार द्वारा ये कैंप लगाया गया है, जिसके तहत करौंदी वार्ड नंबर 33 नासिरपुर दुर्गा मंदिर परिसर में कैंप लगाया गया है। लाभार्थियों का डूडा की तरफ से आवास के लिए चयन के लिए कैंप है, बाकी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दवा का और लगभग सभी विभागों का कैंप लगा था, जिसमें लोग यहां पर आकर अपनी परेशानियों का समाधान पा सके। आगे पार्षद श्याम भूषण शर्मा से आयुष्मान कार्ड के विषय में पूछने पर उन्होंने बताया कि पात्र गृहस्थी राशन कार्ड में जिनका 6 यूनिट का कार्ड है उनका आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है, जिसके लिए यहां आशा और एएनएम मौजूद हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रत्येक वार्ड में वाराणसी नगर निगम के जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार और चयन हेतु
सरकार द्वारा ये कैंप लगाया जा रहा है, जिसके तहत आज करौदी वार्ड के नासिरपुर में ये दुर्गा मंदिर परिसर में कैंप लगाया गया है। लाभार्थियों का डूडा की तरफ से आवास के लिए चयन के लिए कैंप है। बाकी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दवा के लिए और भी सभी विभाग के लोग अपना कैंप लगाए थे, लोगों को लाभ मिला है। कितने संख्या में लगभग आए होंगे? लगभग 300 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है आज इस कैंप में। और किस तरह का? जैसे जो निराश्रित हैं, गरीब हैं, जिनके पास अभी तक आवास की सुविधा नहीं है, उनका वो चयन किया गया है। अब इसके बाद द्वितीय चरण में उनका जांच करके अगर जो पात्र होंगे उनको आवास की सुविधा दी जाएगी सरकार की तरफ से। आयुष्मान भारत के तहत भी कुछ है क्या? आयुष्मान भारत के तहत पात्र गृहस्थी राशन कार्डों में अभी जिनके 6 यूनिट का कार्ड है उनका आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है। उसके संदर्भ में यहाँ पे आशा और एएनएम वगैरह बैठी हुई थी और यहाँ पे वार्ड में जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर ने भी यहाँ पे पूरी सुविधा की है, लोगों को दवा उपलब्ध। मऊ के रानीपुर ब्लॉक क्षेत्र में सामुदायिक शौचालय की हालत बद से बदतर है। मऊ जनपद रानीपुर ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम सभा बस्ती, चाल्हा, खिरिया इत्यादि में सरकार को आईना दिखा रहा है सामुदायिक शौचालय, जहां एक तरफ सरकार द्वारा लाखों रुपए खर्च कर गांव के विकास के लिए सामुदायिक शौचालय बनाया जा रहा है, लेकिन कुछ गांवों में सामुदायिक शौचालय अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि हम लोगों द्वारा प्रधान को कई बार कहा गया कि इसे खोल दे, पर हम लोगों की एक भी नहीं सुनते हैं। सरकारी पैसे का बंदर बाट करने में ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हम इस समय मऊ जनपद के ब्लॉक रानीपुर के ग्राम सभा चाल्हा में हैं और आपको हम दिखाएंगे कि सरकार शासन जो है, शासन प्रशासन लगातार जो है सामुदायिक शौचालय हर गांव में दे रखा है कि ताकि लोग बाहर शौच करने नहीं जाएं। लेकिन ये रानीपुर ब्लॉक क्षेत्र के चाल्हा ग्राम सभा में आपको दिखाएंगे कि शौचालय बनने के बाद कितना गंदगी बाहर है और ताले पे जो है मूर्छा लगा हुआ है, जिससे लग रहा है कि जब से बना है यह शौचालय खुला ही नहीं, इसका उपयोग नहीं किया गया है। कैमरामैन से हम कहेंगे कि जरा शौचालय का ताला दिखावें, इसका कितना जो है मूर्छा लगा हुआ है कि यह ताला खुला ही नहीं जब से जो है शौचालय बना हुआ है। और गंदगी, दूसरे शौचालय को दिखाइए, कैमरामैन को दूसरे शौचालय दिखाइए, इस पर देखिए कितना जो है हम दिखा रहे हैं आपको, तो देखिए कितना जो है यह मूर्छे से ग्रसित है और अब तक इसका ताला नहीं खुला है। और आप चारों तरफ दिखाइए कितने शौचालय के अगल कितना जो है गंदगी लगा हुआ है, गंदगी का अंबार है। और शासन प्रशासन बराबर कहता है कि शौचालय, यहाँ तक कि जनपद में अधिकारियों से जब मेरी बात होती है तो उनका कहना है कि जो है 70% शौचालय जो है जनपद में जो है चालू है। और इस शौचालय पे, सामुदायिक शौचालयों पे जो है एक जो है सहायक जो है कर्मचारी रखा गया है शौचालय में। 3000 से लगभग हमको ऊपर जो है इसकी साफ सफाई के लिए आता है। 6000 सहायक को दिया जाता है कि आखिरकार ये 9000 रुपया महीने का जो है यह जाता कहाँ है। और शौचालय 100 पीस बना हुआ है। राजेश दुबे, KTV मऊ। मऊ जनपद के रानीपुर ब्लॉक और मोहम्मदाबाद में जिसे चाल्हा है, बस्ती है, नरेला है, ऐसे तमाम गांव हैं जहां सामुदायिक शौचालय 100 पीस पड़ा हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि जब से बना है खुला ही नहीं है। इस पर अगर जानकारी मिलती है आपको तो इस संबंध में क्या कार्रवाई करेंगे? अभी जैसे आपने ये जानकारी मेरे को दी है आके, अभी हम एक विस्तृत सर्वे करा लेते हैं कि जितने शौचालय यहाँ बने हैं उसमें से कितने ऐसे हैं जो किसी कारण से बंद पड़े हैं। तो वो हम एक बार दिखवा लेते हैं। किसी बार क्या होता है कि उनका खुलने का समय अलग होता है और बंद होने का समय अलग होता है। लेकिन अगर ग्रामीणों ने आपको कहा है तो हम इसकी जरूर जांच कराते हैं। जो उसमें पाया जाएगा उस हिसाब से फिर कार्रवाई करेंगे। लगभग 10 से 15% आपको अधूरा भी मिलेंगे, अब तक पूर्ण भी नहीं हुए हैं। अधूरे पे काम जारी है। अगर कोई सब पे काम लगा हुआ है, थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है। कई बार ऐसा भी होता है कि वो बन जाते हैं और कोई चीज उसमें खराब हो जाती है, तो वो भी कई बार अधूरे में आ जाती है, उस पर दोबारा काम कराया जाता है। तो ये जब सर्वे होगा तो उसमें इसको भी दिखवा लिया जाएगा कि कहाँ पे काम रुका हुआ है या नहीं हुआ है, उसको करा लिया जाएगा। क्या नाम आपका है? किसान सुरेंद्र सिंह। कौन सा गांव है? ग्राम विनोदपुर। ये जो आपका सामुदायिक शौचालय बना है जी, इस पे ताले पे जो है मूर्छा इस लग रहा है कभी खुला ही नहीं है। कभी नहीं खुला है ना। कोई शौच किया है। ये मतलब 100 पीस पड़ा है, 100 पीस है, कभी खुला नहीं, कभी नहीं खुला है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर।
सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव आए वाराणसी, कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। बड़ी पियरी स्थित बाबा काल भैरव मंदिर से बाबा के पूजन अर्चन संग निकली भव्य शोभा यात्रा। गणेशपुरी कॉलोनी में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में सुखदेव की वंदना का हुआ वर्णन। और चेतगंज स्थित सती माता मंदिर में मां के श्रृंगार महोत्सव का हुआ आयोजन। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।